हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज हम बीए सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन पेपर के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके 60 प्रश्न हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ये जो पेपर है आपका, ये सभी प्रकार के समाजशास्त्र विषय के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका पीजीटी हो या सीयूईटी का एग्ज़ाम हो या अन्य प्रकार के एग्ज़ाम हो। तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 61 नंबर प्रश्न कहता है, एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। ये परिभाषा किसने दी? मैकाइवर ने, जिन्सबर्ट ने, ऑगबर्न ने या बोटोमोर ने? तो ये जो परिभाषा है आपकी, ये मैकाइवर ने दी है। प्रश्न नंबर 62 है, वर्ग में समूह के सदस्यों में क्या पाया जाता है? तो वर्ग में जो होता है वो समूह के सदस्यों में उतार चढ़ाव की भावना पाई जाती है, क्योंकि कुछ लोग उच्च वर्ग के होते हैं और कुछ लोग निम्न वर्ग के होते हैं। तो इसलिए इसमें उतार चढ़ाव, जैसे संस्तरण भी बोल सकते हैं, ये चीज़ हमें वर्ग में देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 63, वर्ग पूर्णतया किस व्यवस्था पर आधारित होता है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, पारंपरिक, आधुनिक, अर्जित और प्रदत्त। तो देखिए इसमें जो प्रदत्त दिया हुआ है, तो प्रदत्त जो होती है वो आपकी जाति व्यवस्था प्रदत्त पे आधारित होती है, प्रदत्त व्यवस्था पर आधारित होती है, क्योंकि जाति हमें जन्म से प्राप्त होती है। और अर्जित का मतलब जो चीज़ हम लोग अपनी योग्यता, कुशलता और क्षमता के आधार पर अर्जित करते हैं, तो वो अर्जित के अंतर्गत आता है। तो वर्ग, जैसे कोई व्यक्ति निम्न वर्ग का है, लेकिन अगर वो मेहनत और अपनी योग्यता कुशलता से ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो वो उच्च वर्ग का बन जाता है। तो इसमें जो आपका सी नंबर का ऑप्शन है वो सही होगा और अर्जित इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 64, निम्न में से ब्राह्मणीकरण किसका रूप है? तो ब्राह्मणीकरण जो है ये एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है। उन्होंने संस्कृतिकरण के पहले ब्राह्मणीकरण शब्द दिया था। तो ये आपका संस्कृतिकरण, प्रश्न नंबर 64 का जो सी ऑप्शन है ये सही होगा। बाकी लौकिकीकरण अलग चीज़ है और आधुनिकीकरण, ये दोनों ही अलग अवधारणाएं हैं। प्रश्न नंबर 65, परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन में है मर्डाक, मैलिनोवस्की, लूसी मेयर और क्लेयर। तो ये जो कथन है आपका, परिवार एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया, ये कथन आपका मैलिनोवस्की का है। प्रश्न नंबर 66, मिताक्षरा किस परिवार के अंतर्गत आते हैं? तो जो मिताक्षरा है ये आपका संयुक्त परिवार के अंतर्गत इसको रखा गया है। मिताक्षरा के जो समर्थक थे वो विज्ञानेश्वर माने जाते थे, तो इसको नोट कर लीजिए। मात्र सत्तात्मक परिवार पाया जाता है, तो मात्र सत्तात्मक परिवार खासी जनजाति में, टोडा जनजाति में, जौनसार जनजाति में या इनमें से सभी? तो देखिए ये जो मात्र सत्तात्मक परिवार है ये खासी जनजाति में पाया जाता है और जौनसार जनजाति में भी ये देखने को मिलता है। इसलिए इसमें डी नंबर का ऑप्शन जो है आप लोग टिक कर लीजिए, इसमें डी नंबर का टिक लगा लीजिए। उसका प्रश्न नंबर 68 है, निम्न में से किसने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया? तो श्रीपुरम गांव का अध्ययन आंद्रे बेते ने किया। और उनकी एक पुस्तक भी है आंद्रे बेते की, कास्ट, क्लास एंड पावर। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लें, क्योंकि कई एग्जाम में ये पुस्तक पूछी गई है। प्रश्न नंबर 69, काका कालेलकर आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो काका कालेलकर आयोग पिछड़े वर्गों के लिए जो बनाया गया वो प्रथम आयोग था और इसकी स्थापना 1953 में की गई थी और ये अनुच्छेद 340 से भी संबंधित है। 29 जनवरी 1953 को इसकी स्थापना की गई। काका कालेलकर एक व्यक्ति थे, उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 70, सत्य शोधक समाज की स्थापना की?
तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? इसमें ऑप्शन है विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ज्योतिबा फुले जो थी उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 71, 1928 में हुए बारदोली आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो इसमें बारदोली आंदोलन जो है वो आपका गुजरात से संबंधित है। प्रश्न नंबर 72, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए किसे आधार माना गया है? तो भारत के संविधान में जो पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार माना गया है। इसमें गरीबी, व्यवसाय और कृषि को आधार नहीं माना गया। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन आप लोग टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 73 है, संघ या राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के हितों का ध्यान संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो देखिए, सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया गया तो वो आपका अनुच्छेद 335 है। इसमें आपका अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सरकारी सेवाओं में उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो ये आपका अनुच्छेद 335 रहेगा। प्रश्न नंबर 74, अस्पृश्यता निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये इसके बारे में हम लोग पहले ही वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि जो अनुच्छेद 17 है वो आपका तो ये आपका अस्पृश्यता से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 75, आदिकालीन भारत में किन्हें भग्न पुरुष कहा गया है? तो जो भग्न पुरुष कहा गया है ये दलितों को कहा गया है। दलित लोगों को भग्न पुरुष की संज्ञा दी गई है। ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दी गई। इन्हें ब्रोकन मैन इंग्लिश में बोला जाता है। प्रश्न नंबर 76 में आपके कूटों का मिलान करना है। तो इसमें कुछ दिवस दिए गए हैं और सामने उसकी डेट दी गई है, तो उसको मैच करना है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है आपका वो 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है आपका वो 15 मई को मनाया जाता है। तो इसकी ये इम्पॉर्टेंट है आपके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न नंबर 77 है, सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब बना था? ऑप्शन है 1901, 1829, 1961 और 1950। तो जो सती प्रथा निरोधक अधिनियम है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 में बनाया गया था। इसमें जो महिलाओं को उनके पति के साथ पति की मृत्यु के बाद सती होना पड़ता था, उस पर रोक लगा दी गई थी। प्रश्न नंबर 78 है आपका, किस अधिनियम ने विधवा पुनर्विवाह एवं अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की? ऑप्शन है हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, सती प्रथा निरोधक अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के द्वारा विधवाओं को पुनर्विवाह एवं अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दी गई थी। प्रश्न नंबर 79 है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1955, 1961, 1980 और 1976। तो हिंदू विवाह अधिनियम जो आपका है 1955 में पारित हुआ। प्रश्न नंबर 80 है, भारत में कितने वर्षों के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। तो इसका बी नंबर का जो आंसर है आपका वो सही होगा। और ये जनगणना आपकी नियमित रूप से 1872 से स्टार्ट की गई थी, लेकिन नियमित रूप से 1881 से ये लगातार की जाती है। और जो 2011 की जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी और 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से जनगणना संपन्न नहीं हो पाई। प्रश्न नंबर 81 है, नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन है 15 फरवरी 2000,
25 फरवरी 2000, 10 फरवरी 2000 और 4 फरवरी 2000। तो इसका आंसर है 15 फरवरी 2000 में नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। प्रश्न नंबर 82 है, जननांक के पिता किसे कहते हैं? गुइलार्ड, माल्थस, डब्लू बोगल, आसबर्न। तो जननांकी के पिता जो माने जाते हैं वो माल्थस को माना जाता है। इनकी एक पुस्तक है एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या पे इन्होंने लिखी है। प्रश्न नंबर 83 है, एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक किसने लिखी है? देखिए इसी का जिक्र हमने ऊपर किया है, डाल्टन, एडवर्ड, डेविस और माल्थस। तो ये पुस्तक जो है आपकी ये माल्थस की है। प्रश्न नंबर 84 है आपका, किसी भी घटना या वस्तु को धार्मिकता के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टि से समझना या देखना कहलाता है। ऑप्शन है लौकिकीकरण, आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण और उपरोक्त सभी। तो किसी भी घटना या वस्तु को धार्मिकता के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टि से देखना जो है वह आपका लौकिकीकरण कहलाता है। लौकिकीकरण ये जो है एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है। लौकिकीकरण, आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण ये सभी जो दी हुई हैं यहाँ पर, ये सब एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है। और उन्होंने लौकिकीकरण में ये बताया है कि किसी भी घटना को धर्म के आधार पर न समझकर अगर हम विज्ञान के आधार पर समझते हैं तो उसे हम लौकिकीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 85 है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास या इनमें से कोई नहीं। तो जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है वो एम.एन. श्रीनिवास की है और ये इनकी प्रसिद्ध अवधारणा है। इसमें इन्होंने ये बताया कि अगर कोई निम्न जाति उच्च जाति का अनुसरण करके अपने आप को उच्च बनाने का प्रयास करती है तो इसी को उन्होंने संस्कृतिकरण कहा है। प्रश्न नंबर 86 है, राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जातिवाद, सांप्रदायिकता, नक्सलवाद व उपरोक्त सभी। तो देखिए राष्ट्र के एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक मतलब राष्ट्र के एकीकरण में ये सब चीज़ें बाधा डालती हैं। जातिवाद भी उसमें बाधा उत्पन्न करता है, मतलब जब हम केवल एक ही जाति को महत्व देंगे, अपनी ही जाति को महत्व देंगे तो जातिवाद कहलाता है। सांप्रदायिकता, हम किसी धर्म विशेष को महत्व देंगे तो सांप्रदायिकता होती है। और नक्सलवाद भी इसी तरीके का एक मतलब आतंकवादी आंदोलन के हिसाब से, मतलब ये तीनों जो आपके ऑप्शन हैं तो उपरोक्त सभी जो है ये सही होगा, क्योंकि राष्ट्र के एकीकरण में सभी बाधा उत्पन्न करते हैं और प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 87 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई। प्रश्न नंबर 88 है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? रजनी कोठारी, पी.एन. प्रभु, श्रीनिवास और धुरिये। तो रजनी कोठारी की पुस्तक है ये, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। नवासी नंबर प्रश्न है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है एस.सी. दुबे, रॉबर्ट के मर्टन, जी.एस. धुरिये या इनमें से कोई नहीं। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर जो बुक है ये आपकी आर.के. मर्टन की है। प्रश्न नंबर 90, जाति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया? देखिए जाति के बहुत सारे सिद्धांत अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं। ये आपका जो जाति से संबंधित वीडियो मैंने डाला है उसमें सिद्धांत के विषय में भी बताया है कि जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं और उन्हें किन किन विद्वानों दिए हैं। तो एक बार आप उसको देख लीजिए तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन जो हैं नेस्फील्ड, रिजले, होकार्ट और धुरिये। तो जाति की उत्पत्ति का जो व्यावसायिक सिद्धांत था ये आपका नेस्फील्ड ने दिया था। इससे रिलेटेड उनकी एक पुस्तक है ब्रीफ व्यू ऑफ कास्ट सिस्टम, जिसमें उन्होंने अपनी जाति के व्यावसायिक सिद्धांत के बारे में बताया है।
प्रश्न नंबर 91, हिंदू विवाह के किस स्वरूप में वधू मूल्य का भुगतान एक प्रथा के रूप में किया जाता है? तो ये देखिए, हिंदू विवाह जो है मुख्य रूप से 8 प्रकार के माने गए हैं। ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। तो पहले के 4 प्रकार के विवाह को श्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है और बाद के 4 प्रकार के विवाह को निम्न श्रेणी में रखा गया है। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह ये उच्च कोटि के माने गए हैं। असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह ये निम्न कोटि के माने गए हैं। और जो वधू मूल्य का भुगतान किया जाता है वो असुर विवाह में किया जाता है, मतलब इसमें वर पक्ष को वधू मूल्य के लिए कुछ भुगतान चुकता करना होता है। तो ये आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 92 है, जाति की उत्पत्ति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है नेस्फील्ड, रिजले, होकार्ट, धुरिये। तो इसमें जो आपका बी नंबर ऑप्शन है हर्बर्ट रिजले, इनका पूरा नाम है। इन्होंने जाति की उत्पत्ति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत दिया। नेस्फील्ड, जैसा कि अभी ऊपर बता चुके हैं, नेस्फील्ड ने जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया था और होकार्ट तथा सोनार्ट ने जाति की उत्पत्ति का इन्होंने भी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। प्रश्न नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू स्त्रियों की वर्तमान समस्या नहीं है? बाल विवाह, अंतरजातीय विवाह पर नियंत्रण, बहुपत्नी विवाह, दहेज प्रथा। तो इस क्वेश्चन में अभी थोड़ा डाउट है। जैसे ही ये कंफर्म होगा इसको कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को क्लियर कर दिया जाएगा। प्रश्न नंबर जो 94 है आपका, भारत में प्रथम जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो भारत में प्रथम जनसंख्या नीति जो आपकी घोषित की गई थी वो 1976 में घोषित की गई है, इसको टिक लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 95 है, एशियन ड्रामा नामक पुस्तक किसने लिखी? गुन्नार, मिडरल, एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है जो लगभग अधिकतर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन जो है आपका गुन्नार मिडरल ये सही है, इसको टिक करके याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 96 है, नक्सलवाद क्या है? शोषित वर्गों का संगठन, एक आंदोलन, एक विचारधारा, आतंकवाद का विशिष्ट रूप। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही है, नक्सलवाद आतंकवाद का ही एक रूप माना जाता है। प्रश्न नंबर 97 है, आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन नंबर ए है मैक्स वेबर, बी अगस्ट कॉम्ट, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी इमाइल दुर्खीम। तो आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है वो आपके मैक्स वेबर ने दी है। प्रश्न नंबर 98 है आपका, द सोशल सिस्टम नामक पुस्तक किसने लिखी? टालकाट पार्सन्स, अगस्ट कॉम्ट, टी.के. ओमन, मैक्स वेबर। तो टालकाट पार्सन्स ने आपकी द सोशल सिस्टम पुस्तक लिखी। प्रश्न नंबर 99 है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन हैं? एस.सी. दुबे, एम.एस.ए. राव, टी.के. ओमन, योगेंद्र सिंह। तो ये आपकी योगेंद्र सिंह की पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये भी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। प्रश्न नंबर 100 आपका है, क्या भारत एक लौकिक राज्य है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। भारत एक लौकिक राज्य माना जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी एक विशेष धर्म को महत्व न देकर सभी धर्मों को समानता के आधार पर देखा गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इस तरह की अच्छी वीडियो आपको पोस्ट करते रहें। थैंक यू।